सीधे आपको ले चलते लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। और कहीं पर लोग एक बूंद जल के लिए तरस जाते हैं। दोनों नुकसानदायी है, अति सर्वथा प्रचेत। और ये चीज आज हम सब जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों के भुक्तभोगी हैं। आज 688 ये नवनियुक्त वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक अगर ईमानदारी के साथ अपना कार्य करेंगे तो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। और इस दृष्टि से आज आपको यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। आप सब जानते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद, यानी विभाग जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या विभागीय परीक्षा के बाद या जो भी बोर्ड और कमीशन के द्वारा परीक्षा होती है उसके बाद भी जब फाइनल नियुक्ति पत्र मिलने में लगभग 1 वर्ष लग जाता था, लेकिन बिना किसी उसके लिए लेट किए बगैर आपको 6 महीने से 1 वर्ष पहले यह नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। एक विश्वास के साथ, एक नई प्रतिबद्धता के साथ कि अगर सरकार ने आपको 6 महीने या 1 वर्ष पहले यह नियुक्ति पत्र प्रदान किया है, भर्ती की प्रक्रिया से लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण की पूरी प्रक्रिया में कहीं भी आपको सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कहीं भी कोई लेन देन की नौबत नहीं आई, किसी भी स्तर पर आपको नहीं लगा होगा कि कुछ लोग प्रभावित करके परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए इस परीक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। तो सरकार भी आपसे इसी अपेक्षा के साथ कार्य करने की उम्मीद करती है। यही अपेक्षा है। लगातार पिछले 7 वर्ष के अंदर, 7-7.5 वर्ष के अंदर सरकार ने कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ाए। जैसे आपको बताया गया कि आज हमारे सामने जलवायु परिवर्तन के सामने जो सबसे बड़ी चैलेंज है वो घटते हुए जंगलों का है, वनाच्छादन का है। हमारे सामने जो चैलेंज है वह जलवायु परिवर्तन के लिए अनियंत्रित और अवैज्ञानिक अनियोजित विकास भी है। प्लास्टिक का बेतरतीब उपयोग भी है। ऐसे वस्तुओं का उपयोग जो पर्यावरण के लिए घातक हो सकता है, इन पर तमाम लगाम लगाने और रोकने के बावजूद फिर भी किसी न किसी स्तर पर इसका दुरुपयोग होता है। हम पहाड़ी क्षेत्रों में कभी जाने का अवसर प्राप्त होता है, देखते हैं वहां पर किसी भी सीजन में जाइए, जंगलों के बीच से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। जंगल जल रहे होते हैं, जंगल जलेंगे। और यही कारण है कि वन के दायरे कम होने के कारण मानव वन्य जीवों के संघर्ष की नौबत भी आती है। और इसलिए आज से 7.5 वर्ष पहले हम लोगों ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था कि हमें वन आच्छादन बढ़ाना है। 2028-29 तक हमारा लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वन आच्छादन हम 15% तक कर सकें। इसके लिए प्रतिवर्ष हम रिकॉर्ड मात्रा में वृक्षारोपण के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बड़े पैमाने पर 210 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम अब तक हम लोगों ने पूरा किया। अब याद करिए, हम वृक्षारोपण तो करते हैं, इनको बचाने की जिम्मेदारी, जन सहभागिता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 7-7.5 वर्ष में
इसके अच्छे परिणाम आए हैं। तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उत्तर प्रदेश के इस कार्य की प्रशंसा की, किसानों को इसके साथ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया। लेकिन एक बड़ा दायित्व जो 647 वन रक्षक आज तैनात हो रहे हैं, नियुक्त हो रहे हैं, इनके ऊपर उनकी ट्रेनिंग के बाद यह दायित्व आने वाला है। दूसरा है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकता है और वह भी ईमानदारी के साथ, पॉजिटिवली, जन सहभागिता के साथ जुड़ते हुए कैसे हम अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें, इस कार्यक्रम को भी हम लोग अच्छे ढंग से निर्वहन कर सकते हैं। इसके 41 इंजीनियर भी आज यहां पे तैनात हो रहे हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आज आप देख रहे होंगे ज्यादातर नदियां जो हमारे जल की बेहतरीन स्रोत थी, इन नदियों का अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से देश की सबसे पवित्रतम नदी गंगा नदी को उन्होंने अविरल और निर्मल बनाने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। उसके परिणाम सामने आए, लेकिन जन सहभागिता के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना और जिम्मेदार जो संयंत्र हैं, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, संगठन संस्थाएं हैं, इनको नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को अपनाने के लिए तैयार करना। ये सभी कार्यक्रम अगर एक साथ निरंतर रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाई दें तो स्वाभाविक रूप से हम लोग प्रकृति को भी बचा पाएंगे और पर्यावरण को भी बचा पाएंगे। इसके साथ ही 647 जो वन रक्षक है, इनके साथ वन्य जीव रक्षक भी तैनात किए जा रहे हैं। एक बड़ा दायित्व होगा ये, क्योंकि जब एक और न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के तमाम राज्यों में चीजें हमें इस सीजन में हर वर्ष देखने सुनने को मिलता है कि वन्य जीव हिंसक हो रहे हैं, वन्य जीव और मानव में आपस में संघर्ष के कारण जनहानि हो रही है। स्वाभाविक रूप से हम सब के लिए तात्कालिक रूप से चिंता का विषय बनता है, क्योंकि एक भी व्यक्ति की जनहानि एक परिवार की जनहानि होती है, समाज की जनहानि होती है। और यह जो हानि है, इसके कारण बहुत सारे परिवार अनाथ हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं जब किसी वन्य जीव के कमांड एरिया में जल भराव होगा, अतिक्रमण होगा, तो वह उससे दूसरे क्षेत्र की तरफ पलायन करेगा और आसानी से मानव बस्तियां इसकी चपेट में आती हुई दिखाई देती है। हमें इसके लिए स्वयं प्रशिक्षित होना है और फिर स्थानीय नागरिकों को गाइड के रूप में उन्हें प्रशिक्षित करना है। वे अगर किसी गन्ने के खेत में या किसी जगह, क्योंकि तराई के क्षेत्र में जिन जिन जनपदों में ये शिकायतें मिली हैं, ये वे क्षेत्र हैं जहां पर जंगल और खेती एक दूसरे से सटी हुई दिखाई देती है। और जब भी ये स्थिति होगी, जंगल के अंदर पानी भरा, जंगली जानवर अपने बच्चों से या फिर अपने बच्चों की रक्षा के लिए स्वयं भी जंगल से पलायन करके खेतों की तरफ आते हैं। गन्ने के खेत में बैठे हुए हैं, अगर वहां कोई व्यक्ति अपने खेत में बिना किसी सावधानी के साथ अचानक गया और उस जंगली जानवर को, चाहे वो तेंदुआ हो, लकड़बग्गा हो या टाइगर हो,
उसको ये पता लगेगा कि उसके बच्चे वहां पर हैं, कोई व्यक्ति वहां, अपरिचित व्यक्ति वहां पहुंच रहा है, तो हिंसक उस समय देखने को मिलता है, हिंसक होता है, हमला करता है। अगर हम सावधानी पहले से तैयार करें कि भाई यहाँ पे तेंदुआ है, बाघ है, या लकड़बग्गा है, या भेड़िया है, यह यहाँ पे नुकसान कर सकता है, इसको पहले हम यहाँ से बाहर की तरफ कर लें। इलेक्ट्रिक और सोलर फेंसिंग उन बॉर्डर वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में हम कर लें जो खेत और जंगल को पूरी तरह अलग अलग करते हो, विभाजित करते हो। तो इलेक्ट्रिक जो हल्के शॉक लगेंगे उसके कारण जंगली जानवर स्वयं ही इधर नहीं आएगा, उससे दूरी बनाएगा, और वह दूरी बनाएगा स्वाभाविक रूप से खेत में कार्य करने वाले खेतिहर किसान हो, श्रमिक हो, या उनके अन्य रक्षक, वे सभी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन इसके लिए हमें स्वयं भी पहले जागरूक होना पड़ेगा, प्रशिक्षित होना पड़ेगा, फिर स्थानीय नागरिकों को गाइड के रूप में हम उसके लिए तैयार करें। वन विभाग को हम लोगों ने इसके लिए धनराशि भी दी है, और मैं फिर कहूंगा कि प्राथमिकता के आधार पर उन क्षेत्रों में हम फेंसिंग, इलेक्ट्रिक और सोलर फेंसिंग करें जो जंगली जानवरों को नुकसान तो न पहुंचाएं, लेकिन उनके मन में एक भय जरूर आए। इलेक्ट्रिक शॉक हल्का सा लगेगा, वो पीछे भागेंगे, फिर इधर आने का साहस नहीं कर पाएंगे। हमें इसको प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे जनहानि को हम रोक सकें, और ग्रामीणों में, गांव के लोगों में, आम जनमानस में जो आक्रोश मानव वन्य जीव संघर्ष के कारण पैदा होता है, इस संघर्ष से हम बचा सके। और मुझे लगता है कि बहुत आसान कार्य है। एक प्रशिक्षण, इसमें उचित प्रशिक्षण हो। कोई जानवर अचानक हमला नहीं करेगा। हिंसक से हिंसक जानवर होगा, वह अचानक किसी मनुष्य पे हमला नहीं करता, लेकिन हां, अपनी रक्षा के लिए जब उसके सामने कोई उपाय नहीं होता तो हिंसक होता है। और हिंसक तभी वह होता है जब एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए दिखाई देता है। क्योंकि उसका कमांड एरिया में टाइगर आ गया तो स्वाभाविक रूप से तेंदुआ नीचे आएगा। टाइगर अगर भेड़िया के कमांड एरिया में आ गए तो भेड़िया वहां से नीचे आएगा, और नीचे आएगा, मानव बस्ती के नजदीक आएगा, और फिर जब मनुष्यों से उसकी मुठभेड़ होती है और एक बार वह नरभक्षी होता है, तो फिर उसके मुंह में आसान सा शिकार बनाने की एक इच्छा बलवती दिखाई देती है। और हमें इसके लिए स्थानीय स्तर पर लोगों को व्यापक पैमाने पर प्रशिक्षण देना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना पड़ेगा, इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। याद रखना, जीवन चक्र मनुष्य के साथ साथ जीव और जंतुओं के साथ भी मिलकर के बना हुआ है। इसके बगैर इस प्रकृति के और पर्यावरण की रक्षा संभव नहीं हो सकती। हर व्यक्ति एक दूसरे पर, हर जीव एक दूसरे पर आश्रित है, और इस जीवन चक्र को मानते हुए इसको संरक्षित करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों की दिशा में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम से सीएम योगी आदित्यनाथ को अभी आप सुन रहे थे। उन्होंने रोजगार को लेकर के, इसके अलावा वृक्षारोपण को लेकर के, वन्य जीवों को लेकर के भी तमाम बातों का जिक्र किया।